हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद, भाग 95 एवं 96। देवेश, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारे बड़े पापा ने उस दिन हमारी इतनी बेइज्जती की और तुम खामोशी से सुनती रही। देवेश गुस्से से बोलता है। देवेश, उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती कहाँ की थी? बस रिश्ते के लिए इनकार किया था। हाँ, तो क्यों आई हो मेरे पास? मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं मरूँ या जीऊँ? कैसी बातें कर रही हो देवेश? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसे फ़र्क पड़ेगा? देवेश ने अपनी तबीयत खराब की झूठी खबर रिया के कानों तक पहुँचाया था, ताकि वो तड़पती हुई मछली के जैसे उसके पास आ जाए, और ऐसा हुआ भी था। सुबह जैसे ही उसे पता चला था देवेश की तबीयत खराब है, तो उससे मिलने के लिए पहुँच गई थी उसके घर। देवेश के पिता ने अपनी कमाई से घर अच्छा खासा बना रखा था। अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ घर में रहते थे। देखो रिया, ये घर तुम देखो। क्या ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है? मानता हूँ रिया, तुम्हारे घर जितना बड़ा मेरा घर नहीं है, लेकिन छोटा भी तो नहीं है। देवेश फिर से उसे अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। देवेश, मुझे फर्क नहीं पड़ता है घर कैसा है। अगर छोटा भी रहता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत मुझे नहीं, मेरी फैमिली वालों को है। और अगर मुझे दिक्कत है तो मैं कभी तुम्हें हाँ नहीं कहती हूँ। समझो यार। हाँ, बस तुम्हें तो मुझे ही समझाना आता है। तुम क्यों समझोगी? मैं तो कहता हूँ रिया, तुम मेरे साथ भाग जाओ। बाद में तुम्हारी फैमिली वाले अपना ही लेंगे। तुम पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? मैं बड़े पापा का सर नीचा करके भाग नहीं सकती हूँ। सॉरी देवेश, मैं चाहे तुमसे जितना भी प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली से बढ़कर नहीं। मैं अपनी फैमिली से भी उतना ही प्यार करती हूँ। इससे किसी को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा इंतज़ार करते हैं ना। मुझे लगता है बड़े पापा जल्दी मान जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इंतज़ार के अलावा? कहीं इंतज़ार करते करते मेरी जान ना निकल जाए। कैसी बातें कर रहे हो? अपना ध्यान रखो। चलो मैं भी निकलती हूँ। यार कुछ तो देती जाओ। क्या? देवेश अपने होठों पर इशारा करता है। पागल हो? घर है तुम्हारा, क्या सोचेंगे सब? कोई कुछ नहीं सोचेगा। यहाँ पर कौन है? तुम मुझे किस दो। रिया झुककर उसके गालों को चूम लेती है। दिस इज नॉट फेयर यार। यही फेयर है। चलो मैं निकलती हूँ, कॉलेज के लेट हो रहा है। रिया उसे बाय कहकर निकल जाती है। उसके जाते ही देवेश अपने शरीर पर से कंबल हटा देता है और कुछ सोचने लग जाता है। जल्द से जल्द उसे रिया को अपने बस में करना था। अरविंद सक्सेना के सामने उसे अच्छी छवि बनानी थी। क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उंगली तो सीधी घी से निकलने वाली थी नहीं, इसलिए उंगली टेढ़ी ही करनी थी। इधर सक्सेना मेंशन में धानी खामोशी से चुपचाप स्टोर रूम में अपने लिए जगह बना रही थी। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो थोड़ी सी जगह बना लेती है, जितने में उसकी चटाई बिछ सके। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आराम से लेटने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर ईशानी धमक जाती है। उसे धानी को देखकर खुशी महसूस होती है। चलो, आप इस तरह से रह रही है तो भैया की आत्मा को शांति मिलती ही होगी। धानी थोड़ी सी भी सागर को भूलकर इस घर में के बारे में जानने की कोशिश करती थी, सोचने की कोशिश करती थी। तभी उसे ईशानी याद दिला देती थी कि वो सागर की विधवा है। आपको आपको कुछ काम था? धानी को पता था, बिना काम के ईशानी उससे टोकती भी नहीं थी। हाँ, आपने अपना कमरा तो जमा लिया, मेरा कमरा भी जमा दीजिए। अभी तक मेरा सामान सूटकेस में ही पड़ा हुआ है। सबको अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए ना। ठीक है, चलिए। धानी ईशानी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाती है। ईशानी दोनों सूटकेस खोलकर बैठी हुई थी।
शायद कपड़े रखने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई थी। फिर उसे ध्यान आता है फ्री की नौकरानी तो उसके साथ ही आई है, तो फिर वो क्यों मेहनत कर रही है? इसलिए वो धानी को बुलाकर ले आती है। ये सारे कपड़े आप अच्छे से अलमारी में जमा दीजिए और मैं सो रही हूँ, ज़्यादा आवाज़ मत कीजिएगा। जी। धानी वैसे ही बैठे-बैठे बोर हो रही थी। यहाँ उसके पास सिलाई का काम भी नहीं था। आराधना जी उसे खाना बनाने दे नहीं रही थी। मोबाइल चलाना उसे आता नहीं था और बात करने वाला उसके साथ कोई था नहीं। तो क्या करूँ उसे समझ नहीं आ रहा था। अब उसे काम मिल गया था, तो वो अपने काम में लगी हुई थी और ईशानी आराम से सो गई थी। ईशानी! ईशानी! भावना जी की करक आवाज़ उसके कान से टकराती है और वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है। ये सोने का समय है जो तुम सो रही हो? सॉरी मम्मी जी, वो काम करते-करते मैं थक गई थी तो मेरी आँख लग गई। भावना जी एक नज़र धानी को देखती है जो उसके अलमारी में कपड़े लगा रही थी। तुम काम कर रही थी? हाँ, वो तो मैं अभी थक गई थी तो भाभी को बुला लिया। तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो ना, बेटा वहाँ का प्रिंसिपल रह चुकी हूँ मैं। तो मुझसे चालबाज़ी और चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं सरज इतना इनोसेंट नहीं हूँ जो तुम्हारी चालाकियों को समझ ना पाऊँ। जल्दी से ये तामझाम समेटो और नीचे जाकर किचन में रात के खाने की तैयारी करो। भावना जी उसे ऑर्डर देती है। लेकिन मैं कैसे? जैसे सब बनाते हैं वैसे। अब बहाना मत बनाओ। तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ाई छाँटी थी ना, ये बनाना आता है, वो करना आता है, ये करना आता है। तो चलो अब करके दिखाओ। ईशानी खुश हो रही थी कि उसके सास उसके बस में है। जो बात कह रही है भावना जी मान रही हैं। लेकिन उन्हें कहाँ भावना जी का असलियत पता था कि जो औरत अपने परिवार, अपने पति की नहीं हुई, वो उसकी कैसी होगी। मरे हुए कदमों से वो बाहर चली जाती है। और तुम ये सब करने के बाद जाकर ईशानी की हेल्प कर देना। जी। धानी सारा काम करके नीचे पहुंचती है तो ईशानी उसी का इंतजार कर रही थी। मुझसे कुछ नहीं होगा भाभी, आपको जो बनाना है बना दीजिए। मैं यहाँ गर्मी में खड़ी होकर इंतजार कर लूँगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बैठ जाइए, मैं बना लेती हूँ। किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज का खाना बिंदिया बनाएगी। ईशानी तुम लोग बाहर जाओ। आराधना जी किचन में आते हुए बोलती है। लेकिन बड़ी माँ मम्मी जी ने तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। अभी तुम लोगों की किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। जी बड़ी माँ, आप बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छी हो। अब जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ, शरद आने वाला होगा। जी बड़ी माँ। ईशानी खुशी-खुशी बाहर चली जाती है, उसे तो काम से छुटकारा मिल गया था। धानी खामोशी से आराधना जी को देख रही थी। मन हो रहा था बात करने का, लेकिन अपने हिचकिचाहट की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। हम हम मदद करें आपकी? आराधना जी आश्चर्य से उसकी ओर देखती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पाती है। बिंदिया, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम आटा गूँध दो। जी मालकिन। धानी चुपचाप खामोशी से बाहर आ जाती है। रात को सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अरविंद जी आउट ऑफ इंडिया जा चुके थे, जिस वजह से आराधना जी उनके कसम से आज़ाद नहीं हो पाई थी। सब खाना खा रहे थे, धानी खामोशी से खड़ी थी। भाभी आप क्यों खड़ी है? आप भी बैठिए ना। शरद धानी को खड़ा देखकर बोलता है। धानी भावना जी की तरफ देखती हुए चुपचाप उसे खामोशी से घूर रही थी। नहीं नहीं भैया, आप लोग खाइए ना, हम ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है, आइए। शरद उसका हाथ पकड़कर अपने बगल कुर्सी पर बिठा देता है। ईशानी जल उठती है, जो उसके बगल में बैठने का सोच रही थी। खैर चुपचाप वो दूसरे कुर्सी पर बैठ जाती है। ये लीजिए, दुनिया का सबसे बेस्ट कढ़ाई पनीर बड़ी माँ बनाती हैं। अब खाकर देखिए, अब कहीं और का स्वाद भूल जाएंगी। शरद प्लेट में खाना निकालकर रोटी के टुकड़े पर पनीर चढ़ाते हुए जबरदस्ती दानी के मुंह में घुसा देता है।
धानी हैरान और परेशान रह जाती है। जल्दी से मुँह चलाइए और बताइए कैसा बना है? तेज मसाला और नमक उसके मुँह में ज़हर के समान लग रहा था। पूरा मुँह जलता हुआ महसूस होता है। सालों हो गए थे उसे नमक मिर्च मसाला खाए हुए। ऐसा लग रहा था पूरा नमक का डब्बा और मिर्ची का डब्बा उसके मुँह में उड़ेल दिया है। आँखों से आँसू बहने लग जाते हैं। मुँह जैसे-तैसे चलाते हुए खाना निगलती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक हैं? अचानक धानी को बहुत तेज हिचकी आना शुरू हो जाता है और पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। उसकी हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? आपको पनीर से एलर्जी है? धानी की हालत देख के शरद और बेचैन हो जाता है। धानी मुँह से शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। एकाएक बाथरूम की तरफ भागती है। भाभी! शरद उसके पीछे दौड़ता है। धानी बाथरूम में जाकर अपना खाया-पिया निकाल आती है। उल्टी के बाद उसे अब हल्का महसूस हो रहा था और रातना जी भी उसके पीछे दौड़ती है। लेकिन घर में खींची हुई लकीर अरविंद जी की कसम उसके कदम रोक देते हैं। मैं देखती हूँ बड़ी माँ। रिया धानी के पीछे जाती है। भाभी कैसा लग रहा है आपको? हम ठीक है, आप अंदर मत आइए। आपकी तब आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। धानी मुँह साफ करते हुए एक्सप्रेशन साफ करने लग जाती है। नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, ये लीजिए पानी पीजिए। रिया उसे पानी पिलाती है। धानी भरी हुई आँखों से उसकी तरफ देखती है। पहली बार उसे ऐसे प्यार से कोई कुछ खिला-पिला रहा था। "यू फील बेटर?" अंग्रेजी धानी के माथे के ऊपर से चला जाता है। "आप ठीक महसूस कर रही हैं भाभी?" "हाँ, हाँ।" "तो चलिए बाहर।" बाहर शरद, गोविंद जी सब उसके लिए परेशानी से खड़े थे। "बेटा ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर को बुला दूँ?" "नहीं।" धानी नाम में सर हिला देती है। "अच्छा एक काम कीजिए, ये सब्जियाँ छोड़ दीजिए, मिक्स वेज कम तेल मसाला का बना है पापा के लिए। आप ये खा लीजिए।" ई शरद उसे वापस कुर्सी पर बिठाते हुए बोलता है, नहीं, नहीं, हम ये नहीं खा सकते हैं।" "अरे भाभी ये खाना बिल्कुल अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं होगी।" लेकिन इसमें तो नमक होगा ना?" "हाँ, खाना है तो नमक होता ही है ना।" हम नमक नहीं खाते हैं।" सब खाना छोड़कर उसे आश्चर्य से देखने लग जाते हैं। "क्या मतलब आपका नमक नहीं खाती हैं? नमक नहीं खाती हैं तो क्या खाती हैं? कोई व्रत है आपका क्या?" नहीं, हम बिना नमक का दाल और रोटी और उबली हुई सब्ज़ी खाते हैं।" "क्या? आप ये खाना खाकर ज़िंदा रहती है? और ऐसा कौन-सा डायटीशियन है जो बिना नमक का खाना सजेस्ट करता है?" शरद को लगता है धानी डाइटिंग करती है इसलिए ऐसा खाना खाती है। "आप ऑलरेडी बहुत पतली हैं, इससे ज़्यादा पतली हो गई तो हवा में उड़ जाएँगी और भाभी के सामने दिखना भी बंद हो जाएँगी। चलिए चुपचाप ये खाइए।" "नहीं, ये हम नहीं खा सकते हैं।" "अरे क्या प्रॉब्लम है आपको?" इस तरह से शरद का मनाना ईशानी को अच्छा नहीं लग रहा था। "शरद छोड़ दीजिए ना, उन्हें जो मन है खाने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?" "ऐसे कैसे छोड़ दूँ ईशानिया, कुछ भी खाने दो इन्हें।" "आप नहीं खाएँगी भाभी तो मैं भी नहीं खाऊँगा।" "शरद भैया ऐसे मत कहिए, आप खा लीजिए ना, मैं बाद में कुछ खा लूँगी। मुझे उल्टी हो गई है, अभी हमारा खाने का मन भी नहीं कर रहा है।" "लेकिन भाभी, आप खा लीजिए ना।" शरद उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन धानी नहीं खाती है। सब खाकर अपने-अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धानी किचन में जाकर अपने लिए बिना नमक का दाल और बनाती है, बची हुई रोटी के साथ किचन में बैठकर अपना खाना खा लेती है। आराधना दी जो पानी लेने आई थी, उसे नीचे बैठकर खाते हुए देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। धानी थाली सिंक में रखकर बर्तन धोने लग जाती है। "ये बिंदिया कहाँ मर गई? कहते रात को बर्तन धोकर सोने के लिए। बिंदिया, बिंदिया!" "जी, जी, जी मालकिन, बर्तन तुमने क्यों नहीं धोए?" "वो मालकिन नींद आ रही थी, तो सोचा सुबह धो लेंगे।"
भाभी आप क्यों धो रही है? हटिए हम धो देते हैं। नहीं, नहीं आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए ना जाकर। हम हम धो देते हैं। अरे भाभी आप हमारे रहते हुए काम करेंगी? बिंदिया ज़बरदस्ती धानी को हटा देती है। धानी किचन से बाहर निकलकर स्टोर रूम में जाने लग जाती है। आराधना जी को लगता है उसे कुछ काम है, कुछ सामान लेने गई होगी। कुछ देर बाद निकलकर देखते तो स्टोर रूम की लाइट अभी भी जल रहा था। ये इतनी देर से स्टोर रूम में क्या कर रही है? इधर शरद ईशानी को पीछे से अपने बाहों में भरता है। गुस्सा हो मुझसे? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कैसी बातें कर रही हो यार? मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसे फ़र्क पड़ेगा? ईशानी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ही एक बार ऑफ़िस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हम घूमने चलेंगे पक्का। मैं समझ गई हूँ। ऑफ़िस का प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर आपके भाई की ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तभी मेरी बारी आई है। नहीं ईशानी ऐसी बात नहीं है। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। शरद अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा देता है। क्या है? पिछली बार ये गिफ्ट देखकर ईशानी की निराशा हाथ ही लगी थी। इस बार वो खोलना ज़रूरी नहीं समझती है। यार खोल कर देखो ना। ईशानी ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए पैकेजिंग को खोलती है। अंदर खूबसूरत डायमंड पेंडेंट था, जिसे देखकर ईशानी का चेहरा खिल उठता है। ये आपको कैसे पता कि मुझे ये पसंद था? बस चल गया पता। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। ईशानी उसके गालों को चूमते हुए कहती है। अरे यार मुझे तो लगा था ये गिफ्ट देने के बाद तुम खुशी से मेरे होठों को चूमोगी। ईशानी आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लेती है। दोनों इस प्यार भरे लम्हे में खोने लग जाते हैं। तभी शरद को ध्यान आता है उसने धानी को तो दोबारा देखा ही नहीं। उसने खाया कि नहीं? ईशानी को खुद से अलग करता है। क्या हुआ शरद? ईशानी उसके सीने से लगते हुए बोलती है। तुम चेंज कर लो, मैं भाभी को देख कर आता हूँ। कैसी है अब उनकी तबीयत? सोई भी है ढंग से कि नहीं? और खाना भी खाया है कि नहीं उन्होंने? धानी का जिक्र सुनकर ईशानी का गुस्सा से मुंह लाल पड़ जाता है। शरद धानी के कमरे की तरफ चला जाता है। भाभी 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 भाभी, ओ माय गॉड ये लेडी तो मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोकर। गुस्से से अपने हाथ में पकड़े हुए पेंडेंट को ईशानी बेड पर पटक देती है। फिर उसे ध्यान आता है कि अपने कमरे में तो धानी है ही नहीं। ओह गॉड, अगर शरद को पता चल गया तो? ये मैंने क्या कर दिया? वो गुस्से से नाराज और डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं क्यों अपने हाथों से अपने ही लिए ये कुआं खोद लेती हूँ? ईशानी शरद के पीछे बाहर की तरफ दौड़ती है। भाभी, भाभी मैं अंदर आ जाऊं? गेट पर खड़ा हुआ शरद नीरज के कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक बार और दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाती है। भाभी, भाभी आप वॉशरूम में हैं क्या? भाभी, शरद कमरे में घूमते हुए आवाज लगा रहा था, लेकिन धानी कमरे में रहती तभी तो उसके बातों का जवाब देती। भाभी, भाभी, शरद कमरे का कोना कोना छान मारता है। जब धानी की आवाज कहीं से नहीं आती है तो शरद परेशान हो जाता है। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, वार्डरोब कमरे का भी दरवाजा खुला हुआ था। कहीं भी धानी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं ये रिया के कमरे में तो नहीं चली गई? शरद रिया के कमरे में जाता है। रिया, भाभी तुम्हारे कमरे में है? नहीं भाई, क्या हुआ? कौन सी भाभी नहीं मिल रही है? धानी भाभी? लेकिन वो इतनी रात को कहाँ जा सकती है? चल देखते हैं। दोनों भाई बहन उसे ढूंढने लग जाते हैं। सबकी आवाज़ सुनकर गोविंद जी, भावना जी सब बाहर आ जाते हैं। आराधना जी तो पहले से स्टोर रूम को गेट पर खड़ी हुई थी और धानी को लेटते हुए देख रही थी। बड़ी माँ आपने भाभी को? बोलते बोलते सरस सामने देखता है तो हैरान रह जाता है।
भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ऐसे सबको देखकर धानी भी हैरान हो जाती है। वो हम सो रहे थे। इधर भावना जी की हालत टाइट थी। उन्हें डर था कि कहीं धानी सबको सच न बता दे। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सो रही है? वो हम बाद में वो हम कर लीजिएगा। चलिए उठिए। नहीं, हम ठीक हैं। अरे इसे अकेले कमरे में सोने में डर लग रहा होगा तो इसीलिए। भावना जी उसकी साइड लेती है। आराधना जी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती है। भावना जी तुरंत शांत पड़ जाती हैं। आपको डर लग रहा है तो चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। रिया धानी का हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करती है। नहीं, नहीं हम यहीं पर सोएंगे। लेकिन क्यों सोएंगे आप यहाँ पर? धानी की हरकतों को देखकर अब शरद को झुंझलाहट होने लगी थी। पहले पहले हम ऐसे ही सोते थे। कमरे के बिस्तर पर हमें नींद नहीं आती है। क्या? आप पांडे निवास में नीचे धरती पर सोती थी? हाँ। धानी हाँ में सर हिला देती है। और बिना नमक का खाना खाती थी? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हम विधवा हैं, तो ऐसी ही ज़िंदगी जी सकते हैं ना। आराधना जी के हाथों से पानी का जग छूट जाता है। ये क्या कह रही हैं आप? भाई से आपकी शादी हुई है, अब भूल गई हैं? जो ऐसी बातें कर रही हैं? और ईशानी तुम्हारी फैमिली कैसी है जो इन्हें बिना नमक का खिलाता था और ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर करता था? ईशानी खामोश रह जाती है। मुझे नहीं पता था इन सब के बारे में। तुम्हारे आँखों के सामने ये सब होता था और तुम्हें पता नहीं चलता था? तुम कैसी हो यार? शरद धानी के साथ-साथ ईशानी को भी सुनाता है। और आप उठिए यहाँ से, बहुत हो गई आपकी मनमानी। नहीं, नहीं हम नहीं जाएँगे। भावना जी उसे कड़ी नज़रों से मना कर देती है। और वैसे भी धानी के दिमाग में ये बैठ गया था अगर वो कुछ भी सुख-सुविधा अपनाएगी, तो सागर की आत्मा को तकलीफ़ पहुँचेगी। इसलिए अब खुद इसी तरह से रहना चाहती थी। धानी शरद के पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। शरद उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। बहुत समझाता है लेकिन वो मानती नहीं है। बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं, चलो कमरे में सो जाओ। गोविंद जी उसे प्यार से कहते हैं, लेकिन धानी कुछ जवाब नहीं देती है। ठीक है, मैं भाई को फ़ोन करता हूँ, वही आपको समझा सकते हैं। धानी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। शरद नीरज को फ़ोन मिला देता है। और अगर नीरज एक बार में फ़ोन उठा ले तो नाक छोटा नहीं हो जाएगा? शरद झुंझलाते हुए दोबारा फ़ोन मिला देता है। नीरज इधर ऑफिस के मीटिंग जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बज उठता है। शरद का फ़ोन देखकर वो साइलेंट कर देता है, फिर दोबारा से बजता है। मजबूरीवश उसे फ़ोन उठाना ही पड़ता है। मना किया था ना तुम्हें फ़ोन करने के लिए? हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी मीठी बानी सुनने के लिए। शरद भी उसी तरह से गुस्से में जवाब देता है। क्या हुआ, इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? और इस तरह से बातें क्यों ना करूँ तो क्या करूँ भैया? जैसे खुद अरियल ज़िद्दी थे, वैसे ही आपने बीवी उठाकर ढूँढ लिया है। बीवी? काम में तो वो धानी को भूल ही गया था। हाँ, बीवी, 2 दिन पहले आपकी शादी हुई थी। क्या किया उसने? शरद सारी राम कहानी नीरज को बता देता है। मैं समझा कर इन्हें थक चुका हूँ भाई, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती है। ये मेरी बात ही नहीं सुनती और ना ही मानती है। अब आप ही इन्हें समझाइए और जल्दी से वापस आइए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। रिलैक्स, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? ये सब छोड़िए, ये बताइए आप वापस कब आ रहे हैं? यहाँ का काम समेटने में तो मुझे 1.5 महीना लग जाएगा। तो ठीक है, अपनी बीवी को समझा दीजिए बिना मतलब की जिद ना करे। ठीक है, उसे फ़ोन दो। हाँ। सर चलिए हमें लेट हो रहा है। नीरज का असिस्टेंट उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है। शरद मैं उससे बाद में बात कर लूँगा, अभी मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन भाई, शरद 3 सालों में नहीं मरी तो 1 महीने में मर नहीं जाएगी। मैं आकर उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। जब तक बर्दाश्त होता है बर्दाश्त कर ले। भाई, भाभी से इम्पोर्टेंट आपके लिए काम है? हाँ।
मेरे लिए सब कुछ से बढ़कर मेरा काम है और सालों की मेहनत मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। आप आ जाइए जल्दी से। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा किए बिना नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, मेरा पुराना नंबर भाभी के पास है। अगर समझाने का मन हो तो फ़ोन कर लीजिएगा। बाकी मैं तो हार मान चुका हूँ। ठीक है, मैं कर लूँगा उससे बात। आपने क्या किया है जो बड़े पापा को यहाँ से जाना पड़ा है? शेयर्स घटने के पीछे आपका हाथ है ना? सरद के सवाल सुनकर नीरज खामोश हो जाता है। अगर मेरा भाई बनकर बात करेगा तो कर ले। बाकी सक्सेना अंपायर का बारिश बनकर बात करेगा तो सॉरी टू से मेरे पास टाइम नहीं है। इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। अपॉइंटमेंट लेकर मीटिंग करना मुझसे। भाई, नीरज बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है। आप चल रही हैं अपने कमरे में? धानी नाम में सर हिला देती है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर मुझे पागल बना दीजिए। शरद गुस्से से बोलते हुए वहां से चला जाता है। जब धानी ही जीत पर आ रही तो कोई कुछ क्या ही कर सकता है। उसे ही इस तरह की जिंदगी अच्छी लगती है। आधी रात के करीब धानी का फोन घनघना उठता है। धानी नींद में डर से उछल जाती है। ये क्या बज रहा है? अभी क्यों गाना बज रहा है? धानी को लगता है कहीं कोई गाना बज रहा है। करके देखती है तो उसके कपड़ों के तह में रखा हुआ मोबाइल बज रहा था। धानी मोबाइल निकाल लेती है, लेकिन उठाना कैसे था उसे समझ नहीं आ रहा था। गलती से स्क्रीन टच कर देती है। फ़ोन रिसीव हो जाता है। हेलो। दूसरी तरफ से नीरज की भारी आवाज़ आती है। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ। नीरज की आवाज़ सुनकर धानी के हाथ काँप जाते हैं और गलती से स्क्रीन पर लग जाते हैं और फ़ोन कट जाता है। हे खाटू श्याम, ये क्या था? फ़ोन दोबारा से बजने लग जाता है, लेकिन धानी डर के मारे उठाती ही नहीं थी। नीरज का जब मीटिंग खत्म हो जाता है तो धानी को फ़ोन मिला देता है। नीरज ने एक बार फ़ोन कर लिया, उठाने के बाद उसका फ़ोन काट दिया गया। उसने अपने घमंड को एक तरफ रखकर दोबारा भी फ़ोन मिला दिया, लेकिन दोबारा जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उसके गुस्से का पारा हाई हो गया था। मेरा कॉल कट रही है, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। बताता हूँ मैं तुम्हें, मेरा फ़ोन काटने का नतीजा क्या होता है। मैं दुनिया का फ़ोन काटता हूँ और ये मेरा फ़ोन काट रही है। इसकी तो इतनी हिम्मत। नीरज गुस्से में फ़ोन को देखकर बड़बड़ाए जा रहा था। धानी डरे हुए फ़ोन को देख रही थी। उसे वो फ़ोन किसी बम से की तरह लग रहा था। हे ठाकुर जी, हम क्या करें? हमें ना तो फ़ोन मिलाना आता है, ना ही फ़ोन उठाना आता है। हम इसे डिब्बे में छुपा देते हैं। धानी फ़ोन को चावल के डब्बे में रख देती है और डब्बा बंद कर देती है। हर हर महादेव। आज का भाग यही ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी से नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।